चैप्टर 11। मयंक और आरव कार में बैठे हुए थे। आरव ड्राइव कर रहा था और मयंक चुपचाप सामने देखे जा रहा था। उसका मुंह फूला हुआ था, जैसे किसी बात से नाराज हो। असल में आरव उसे जबरदस्ती वहां से उठाकर अपनी कार में बैठा लाया था। ड्राइव करते हुए आरव की नज़र बार बार मयंक पर चली जाती। मयंक का यूं मुंह फुलाकर बैठना उसे अजीब तरह से बहुत क्यूट लग रहा था। आरव ने झट से अपने ख्यालों को झटका दिया। बेवकूफ, ये क्या सोच रहा हूं मैं? लड़के क्यूट थोड़ी ना होते हैं। अगर मैं ऐसे ही सोचता रहा तो पागल हो जाऊंगा। कुछ ही देर में कार सीधे कॉलेज हॉस्टल के सामने रुकी। मयंक बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरा, एक बार आरव की तरफ देखा और फिर चुपचाप अपनी कॉलेज हॉस्टल में चला गया। फिर आरव अपनी कॉल स्टार्ट कर चला गया। कुछ देर बाद आरव अभी कार चला ही रहा था कि उसके फोन पर कॉल आ गई। उसने ब्लूटूथ कनेक्ट किया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। बॉस, हमने उन्हें पकड़ लिया है। आरव के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। वेरी गुड, अब उन्हें मेरे ठिकाने पर ले जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। यस बॉस। कॉल कट होते ही आरव की आंखों में एक अलग ही जुनून दिखने लगा, जैसे किसी को खत्म करने की ठान ली हो। वहीं दूसरी ओर प्रियांशु और इच्छा अभी भी उसी रेस्टोरेंट में बैठे थे। तभी इच्छा के फोन पर मयंक का मैसेज आया। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं यहाँ नहीं रुक पा रहा, घर निकल रहा हूँ, तुम दोनों चले जाना। इच्छा ने मैसेज पढ़कर प्रियांशु को दिखाया। लगता है उसका पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया होगा। प्रियांशु ने सिर हिलाया। हाँ, पता नहीं कल की पार्टी में आ पाएगा या नहीं। इच्छा बोली, मेरा भी खाने का मन नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। हॉस्टल रूम। मयंक अपने हॉस्टल रूम में बेड पर बैठा हुआ था। उसका दिमाग लगातार घूम रहा था। आरव आखिर है कौन, और वो आदमी मेरे पीछे क्यों पड़े थे? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जबरदस्ती करने की? उसने गहरी सांस ली। अगर वो थोड़ा भी कमजोर होता तो मैं उसे आसानी से संभाल लेता। मुझे अपनी सुरक्षा करनी आती है। ख्यालों से निकलकर मयंक फ्रेश होने चला गया। आरव का ऑफिस। आरव अब अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक था। कम उम्र में ही उसने अपने दादा के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। कॉलेज और बिजनेस, वो दोनों को साथ संभालता था। लेकिन आज उसका मन कहीं और ही अटका हुआ था। वो कुर्सी पर बेचैनी से हिल रहा था। उसके दिमाग में बार बार मयंक आ रहा था। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था, कितना सॉफ्ट था, छोटा सा, जैसे किसी छोटे बच्चे का हाथ। उसके गाल हल्के लाल हो गए। नहीं यार, ये सब क्या सोच रहा हूँ मैं? लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने लैपटॉप बंद किया और बिना कुछ कहे हॉस्टल की तरफ निकल पड़ा। उसका असिस्टेंट उसे हैरानी से देखता रह गया। इतनी जल्दी जाने की वजह पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। हॉस्टल। मयंक का रूम। मयंक फ्रेश होकर बाहर आया। उसने हल्की ढीली सफेद शर्ट और पैंट पहन रखी थी। गीले बाल तौलिए से पोंछते हुए वो बेड पर बैठने ही वाला था कि नॉक। कौन होगा? अगर आरव होता तो बिना नॉक किए आ जाता। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। सामने प्रियांशु खड़ा था। अरे तू! मयंक खुश हो गया। तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ यार, दवा ले ली। प्रियांशु हाथ में बैग दिखाते हुए बोला। तेरा ये बैग रह गया था, और कल पार्टी है, कॉलेज का ऑफ भी है, तो लेना जरूरी था। थैंक यू यार, मयंक मुस्कुरा के बोला। अब अंदर आ। प्रियांशु ने कहा नहीं यार, घर जाने में लेट हो जाएंगे। पर मयंक उसकी बात नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़ के अंदर ले लेता है। प्रियांशु मस्ती में हग करता है और कहता है, तुझे हग करने में मजा आता है? प्रियांशु हंसते हुए बोला, एकदम टेडी बियर जैसा सॉफ्ट है। मयंक का चेहरा लाल हो गया। बकवास बंद कर, काश तू लड़की होता। प्रियांशु मजाक में बोला, तो पक्का तुझे पटाता। मयंक ने उसके कंधे पर हल्की चपत मारी और दोनों हंसने लगे। इसी हंसी मजाक के बीच अचानक फर्श गीली थी। प्रियांशु का पैर फिसला और वो सीधे मयंक पर गिर पड़ा। दोनों संतुलन खो बैठे और पीछे बेड पर जा गिरे। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला। मयंक और प्रियांशु की आंखें फैल गईं। दरवाजे पर आरव खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ मुट्ठी में कसे हुए। गुस्से से वो दोनों को देख रहा था, जैसे ये नजारा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया हो। चैप्टर 11 यहीं समाप्त होता है। चैप्टर 12।
प्रियांशु तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़र आरव की आंखों पर पड़ी और उसी पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो आंखें आज कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही थीं। प्रियांशु ने जल्दी से झुककर सीनियर को ग्रीट किया और घबराई हुई आवाज में बोला, भैया, मैं तो बस मयंक को उसके कपड़े देने आया था, अब मैं चलता हूँ। वो एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता था। आरव की चुप्पी ही उसे डरा रही थी। धीरे धीरे बिना पीछे देखे वो आरव के बगल से निकलकर कमरे से बाहर आ गया। कॉरिडोर में पहुंचते ही उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। बाल बाल बचा यार, कितना खतरनाक है ये सीनियर। बेचारा मयंक, पता नहीं रोज कैसे रहता होगा इसके साथ। इतना कहकर प्रियांशु लगभग भागते हुए वहां से निकल गया। उसे डर था कि कहीं वो उसके पीछे न आ जाए। कमरे के अंदर मयंक थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसने खुद को समझाया, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो डरने की क्या जरूरत है। उसने हल्के से सिर झटका, बालों को ठीक किया और आईने के सामने खड़ा होकर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगा। आरव कमरे में खड़ा था। मयंक ने जानबूझकर उसे पूरी तरह इग्नोर किया। ये देखकर आरव का गुस्सा और बढ़ गया। धड़ाम, उसने जोर से दरवाजा बंद किया। आवाज इतनी तेज थी कि मयंक हल्का सा चौंक गया। बाप रे, मयंक ने दिल पर हाथ रखा। ये आदमी तो सच में डरा देगा। डिनर का समय हो चुका था। मयंक ने सोचा, आज दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, कुछ तो खाना चाहिए। वो बाहर की तरफ बढ़ा। अचानक जैसे ही मयंक आरव के पास से गुजरा, आरव ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ इतनी तेज थी कि मयंक को दर्द हुआ। ये क्या हरकत है, मेरा हाथ छोड़ो, मयंक ने गुस्से से कहा और हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। एक पल में सब बदल गया। आरव उसके बहुत करीब खड़ा था, इतना करीब कि मयंक की सांसें तेज हो गईं। क्या कर रहे हो तुम? मयंक की आवाज कांप रही थी। आरव की आंखों में गुस्सा भी था और कुछ ऐसा भी जिसे मयंक समझ नहीं पा रहा था। वो कौन था? आरव ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा। कौन? मयंक हड़बड़ा गया। जो तुम्हारे ऊपर गिरा हुआ था। तुम्हें क्या मतलब? मयंक ने हिम्मत करके कहा। वो मेरा दोस्त है। दोनों की सांसें आमने सामने टकरा रही थी। मयंक का दिल बेकाबू हो गया। अचानक आरव ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी मयंक ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मयंक स्तब्ध रह गया, दिमाग सुन्न हो गया। वो उसे दूर धकेलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ पल उसके लिए समझ से बाहर थे। कुछ देर बाद आरव पीछे हटा। मयंक की आंखें लाल थीं, गुस्से और सदमे से भरी हुई। अगले ही पल मयंक ने पूरी ताकत से प्रतिक्रिया दी और आरव के दोनों टांगों के बीच में मारा अपने पैर से। आरव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। दर्द से वो पीछे हटा और गुस्से में बोला, तुम पागल हो क्या? तुम इसके लायक हो। मयंक की आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर मयंक तेज कदमों से चलता रहा, होठों को बार बार पोंछता रहा। बेवकूफ सीनियर, वो खुद से बड़बड़ाया। एक लड़के को पसंद करता है? क्या वो एक गे है? पर शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता। उसे की आंखों में आंसू थे और भूख बहुत तेज लग रही थी। वो कॉलेज के कैंटीन में कुछ खाता है, लेकिन मन कहीं और ही अटका हुआ था। हॉस्टल के कमरे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या करूं? उसने फोन निकाला। थोड़ी देर सोचकर उसने प्रियांशु को कॉल कर दिया। फोन कॉल पर प्रियांशु रास्ते में ही था। उसने गाड़ी साइड में लगाकर कॉल उठाया। हाँ बोल, सीनियर ने कुछ किया क्या? मयंक ने गहरी सांस ली। हाँ यार, झगड़ा हो गया। आज रात वहां नहीं रुक सकता। क्या मेरे लिए रहने का इंतजाम हो सकता है? प्रियांशु थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मेरे घर चल, मैं बस 5 मिनट दूर हूँ। तेरी फैमिली को दिक्कत नहीं होगी? मयंक ने पूछा। प्रियांशु हंस पड़ा। पागल है क्या? तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मयंक भी मुस्कुरा दिया, सच का इशारा। फोन कट करने के बाद प्रियांशु मन ही मन सोचने लगा, भैया कभी किसी पर ऐसे गुस्सा नहीं करते, मयंक के मामले में ही क्यों? और दोस्तों, अब तक आपको अंदाजा हो ही गया होगा, प्रियांशु आरव का छोटा कजिन था। उसकी पहचान जानबूझकर छुपाई गई थी ताकि उसकी जान सुरक्षित रहे। मयंक सोचता है कि कल की पार्टी के लिए प्रियांशु के घर से ही निकल जाओगा। मन में खियाली पुलाव बनाकर हंसने लगता है। पर मेरे कपड़े तो रूम में ही हैं और मेरे कुछ जरूरी चीजें भी।
वो हिम्मत करके रूम की ओर जाने लगता है। अंत में मयंक चुपचाप अपने कमरे से जरूरी सामान लेकर निकलता है। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। शायद आरव अंदर था। वो बिना शोर किए बाहर आ गया। सामने प्रियांशु की कार खड़ी थी। मयंक अंदर बैठते हैं। प्रियांशु ने कहा, कहाँ गया था? मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल की पार्टी के कपड़े लेने गया था। तेरे यहाँ से ही रेडी हो जाऊंगा। प्रियांशु मुस्कुरा दिया। कार स्टार्ट होती है और दोनों एक नई रात की तरफ बढ़ जाते हैं। चैप्टर 12 यही समाप्त होता है। चैप्टर 13 करीब आधे घंटे तक लगातार चलने के बाद प्रियांशु की कार शहर की भीड़ से दूर एक शांत और खुली सड़क पर आकर धीमी हो जाती है। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और माहौल में एक अलग ही सुकून था। कुछ ही देर में कार एक विशाल और भव्य लोहे के गेट के सामने जाकर रुकती है। गेट इतना ऊंचा और चौड़ा था कि उसे देखकर ही किसी की भी हैरानी बढ़ जाए। मयंक जैसे ही कार की खिड़की से बाहर झांककर देखता है, उसकी आंखें अचानक फैल जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सामने एक शानदार महल जैसा घर खड़ा था। ऊंचे ऊंचे खंभे, खूबसूरत नक्काशी, चमकता हुआ बड़ा सा गेट और चारों तरफ फैली गहरी शांति। सब कुछ इतना रॉयल लग रहा था कि मयंक कुछ पल के लिए बोलना ही भूल जाता है। वो धीरे धीरे कार से उतरता है और चारों ओर नजर दौड़ाते हुए हल्की आवाज में बोल पड़ता है, यार, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तू इतना ज्यादा रिच है। उसकी आवाज में हैरानी भी थी और थोड़ा सा अपनापन भी। प्रियांशु भी कार से उतरता है और मयंक की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल तो थी, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं गुस्सा और उलझन साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लंबे समय से इस सच को छुपाए हुए था और आज पहली बार उसे किसी के सामने रखने जा रहा हो। कुछ पल चुप रहने के बाद वह शांत आवाज में बोलता है, तुझे पता नहीं है यार, बड़े बिजनेसमैन के बच्चों को कितना खतरा रहता है। हर कोई दोस्त नहीं होता। कई लोग सिर्फ फायदा देखने आते हैं। इसी डर की वजह से मेरी फैमिली ने मेरी असली पहचान छुपा दी थी। ये कहते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। फिर वो आगे बढ़कर मयंक का हाथ पकड़ लेता है। उसकी पकड़ में सच्चाई और भरोसा साफ महसूस होता है। तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैंने तुझे सब कुछ बताया। और सच कहूँ तो मुझे इसका ज़रा भी पछतावा नहीं है। बस प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। मयंक कुछ पल तक प्रियांशु को देखता रहता है। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, बस समझ और अपनापन था। उसके मन में कई बातें एक साथ चलने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि बाहर से चमकदार दिखने वाली जिंदगी अंदर से कितनी मुश्किल हो सकती है। वो मन ही मन सोचता है, हाँ, बड़े लोगों की जिंदगी शायद उतनी आसान नहीं होती जितनी दूर से लगती है। फिर वह हल्की सी मुस्कान के साथ प्रियांशु के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ठीक है यार, समझ गया, दोस्ती में ये सब चलता है। प्रियांशु के चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर उस विशाल गेट की ओर बढ़ जाते हैं। गेट धीरे धीरे खुलता है और वे दोनों उस भव्य पैलेस के अंदर कदम रखते हैं, जहां मयंक की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। घर के अंदर काफी रात हो चुकी थी। पूरा घर हल्की पीली रोशनी में नहाया हुआ था। बड़े बड़े झूमर मंद रोशनी बिखेर रहे थे, जिससे पूरे माहौल में एक शांति और गंभीरता घुली हुई थी। महंगे पर्दे आधे खुले थे और बाहर फैला अंधेरा अंदर की रॉयल सजावट को और भी उभार रहा था। हॉल के एक कोने में रखे बड़े से सोफे पर एक आंटी बैठी हुई थी। उनका बैठने का अंदाज ही बता रहा था कि वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। बार बार घड़ी की ओर देखना, फिर दरवाजे की तरफ नजर डालना, सब कुछ उनके बेचैन मन को साफ बयान कर रहा था। जैसे ही प्रियांशु अंदर कदम रखता है, उसकी नज़र उन पर पड़ते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। हल्की सी घबराहट उसकी आंखों में उतर आती है। आज सच में बहुत देर हो चुकी थी और उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी माँ इस बात से नाराज होंगी। मयंक भी हॉल में किसी और की मौजूदगी को महसूस करता है। वो थोड़ा रुककर ध्यान से देखता है। उसी पल सोफे पर बैठी महिला खड़ी हो जाती है। उनकी उम्र करीब 55 साल रही होगी, लेकिन उनकी शख्सियत में एक अलग ही रौब और गरिमा थी। महंगे लेकिन सादे कपड़े, सलीके से बंधे बाल और आंखों में साफ छलकती सख्ती। साथ ही उनके चेहरे पर ऐसा प्रभावशाली तेज था कि सामने वाला अपने आप सीधा खड़ा हो जाए। कड़क लेकिन नियंत्रित आवाज में वो बोलती हैं, प्रियांशु, इतनी देर क्यों हो गई? तुमने कहा था शाम को आ जाओगे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उनके हर शब्द में माँ की चिंता भी थी और अनुशासन भी।
प्रियांशु थोड़ा सकपकाते हुए आगे बढ़ता है। उसकी आवाज हल्की सी लड़खड़ा जाती है। मॉम, आई एम सॉरी, आज एक इमरजेंसी हो गई थी। आंटी की नज़र अब प्रियांशु से हटकर मयंक पर टिक जाती है। उनकी तीखी और गहरी नज़र पड़ते ही मयंक का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सारी गलती उसी की वजह से हो गई हो। उसके मन में एक ही ख्याल घूमता है, मेरी वजह से प्रियांशु फंस गया। वो एक गहरी सांस लेता है, खुद को संभालता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आंटी, मयंक आदर से थोड़ा झुककर बोलता है। मेरा नाम मयंक है, मैं प्रियांशु का कॉलेज फ्रेंड हूँ। वो पल भर रुकता है, फिर अपनी हिम्मत जुटाकर आगे कहता है, आज मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। प्रियांशु मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। शायद इसी वजह से वो आपको कॉल नहीं कर पाया। इसके लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इतना कहते हुए वो और झुक जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में बस यही चल रहा था, अब डांट पड़ेगी। लेकिन तभी माहौल बिल्कुल बदल जाता है। आंटी आगे बढ़ती हैं और अपने नर्म स्नेह भरे हाथों से मयंक के कंधे पर हाथ रख देती हैं। मयंक चौंक जाता है। उनकी आवाज अब कड़क नहीं बल्कि बेहद प्यार भरी हो जाती है। बेटा, अब तबीयत कैसी है? उनकी आवाज में इतनी ममता थी कि मयंक कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। जिस डर के साथ वो आगे बढ़ा था, वो पल भर में पिघलने लगता है। ठीक हूँ आंटी, वो धीरे से सिर हिलाकर कहता है। आंटी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मेरा बेटा थोड़ा पागल है, उसे कम से कम कॉल तो कर देना चाहिए था। फिर वो प्रियांशु की तरफ देखती हैं और उसे एक सख्त लेकिन प्यार भरी नज़र से घूरती हैं। लेकिन बहुत अच्छा किया कि तुमने अपने दोस्त की मदद की। ऐसे वक्त में किसी का साथ देना ही असली इंसानियत होती है। मयंक उनकी बातें सुनकर राहत की सांस लेता है और उसके चेहरे पर अपने आप एक हल्की मुस्कान आ जाती है। प्रियांशु माहौल हल्का करते हुए हंसकर कहता है, अब इस बेटे को भी थोड़ा प्यार कर लो। मॉम, आंटी मुस्कुराते हुए उसके पास आती हैं और हल्के से उसके कान पकड़ लेती हैं। खाना खाया या नहीं? नहीं, प्रियांशु मासूमियत से जवाब देता है। तो चलो पहले खाना। फिर वो मयंक की तरफ देखकर अपनापन जताते हुए कहती हैं, और तुमने भी डिनर नहीं किया होगा, आज हमारे साथ ही खाना खाओगे। ओके बेटा, तो चलो मेरे साथ। मयंक के दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल जाती है। इस भव्य घर के अंदर उसे पहली बार किसी अपने जैसा एहसास हो रहा था। डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ते हुए पूरा माहौल अब थोड़ा हल्का और अपनापन भरा हो चुका था। बड़े से डाइनिंग हॉल में हल्की रोशनी फैल रही थी और टेबल पर सलीके से सजी प्लेटें उस घर की गरिमा को और बढ़ा रही थीं। आंटी चलते चलते मयंक की तरफ ध्यान से देखती हैं और प्यार भरी चिंता के साथ पूछती हैं, तुम्हें पेट में दर्द था ना? आज ज्यादा हैवी खाना मत खाना। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। मयंक अचानक सकपका जाता है। इतने बड़े घर में इतने अपनापन भरे शब्द सुनकर वो खुद को असहज सा महसूस करता है। नहीं आंटी, रहने दीजिए, वो झिझकते हुए बहुत धीरे से कहता है। आंटी हल्की सी सख्ती के साथ मुस्कुरा देती हैं। उनकी मुस्कान में अधिकार भी था और माँ का प्यार भी। बेटा, माँ को अपने बच्चे के लिए कुछ बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती। इतना कहकर वो बिना किसी और बहस के किचन की ओर चली जाती हैं। उनके कदमों में जल्दी थी, जैसे किसी अपने की फिक्र उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही हो। आंटी के जाते ही मयंक प्रियांशु की तरफ देखता है। उसकी आंखों में हैरानी और दिल से निकली सच्ची तारीफ साफ झलक रही थी। यार, तुम्हारी मम्मी तो सच में बहुत प्यारी हैं। यू आर सो लकी। प्रियांशु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। हाँ, मेरी माँ बहुत प्यारी है। फिर वो माहौल को और हल्का करने के लिए मजाकिया अंदाज में पूछ लेता है, तेरी माँ भी ऐसी ही होंगी ना? कभी मिलवाना। ये शब्द सुनते ही मयंक के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसकी आंखों में जो चमक थी वो कहीं खो जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक उसके दिल के किसी पुराने जख्म को छू लिया हो। अतीत की कोई कड़वी याद बिना इजाजत उसके सामने आ खड़ी होती है। प्रियांशु तुरंत उसकी बदली हुई हालत महसूस कर लेता है। उसे एहसास हो जाता है कि शायद उससे अनजाने में कोई गलत बात निकल गई है। वो कुछ कहकर माहौल संभालना ही वाला होता है कि तभी किचन से आंटी की आवाज़ और कदमों की आहट सुनाई देती है। आंटी एक कटोरे में गरम गरम खिचड़ी लेकर आती हैं। उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। मयंक जल्दी से खुद को संभाल लेता है और अपने चेहरे पर फिर से एक सामान्य सी मुस्कान ले आता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आंटी उसके पास आकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हैं।
खा लो बेटा, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। उनकी आंखों में छलकती ममता देखकर मयंक का दिल भर आता है। उसी पल उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। वो हाथ, वो चिंता, वो बिना कहे समझ लेने वाला प्यार, वो बिना कहे समझ लेने वाला प्यार। एक आंसू चुपचाप उसकी आंख से निकल आता है और गाल पर फिसलने लगता है। वो तुरंत उसे पोंछ लेता है, किसी को दिखने नहीं देता। थैंक यू आंटी, वो धीमी भरी हुई आवाज में कहता है और चुपचाप खाना शुरू कर देता है। खिचड़ी का हर कौर उसके लिए सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि बरसों बाद मिले उस माँ जैसे एहसास का स्वाद था, जिसे उसने कब का खो दिया था। डिनर के बाद प्रियांशु मयंक को रूम दिखाता है। सीधे जाकर राइट लेना, पहला वाला रूम तेरा है। ठीक है, मयंक हल्की मुस्कान के साथ कहता है। गुड नाइट, गुड नाइट। मयंक आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसका मन अभी भी भारी था। उलझन में वो राइट की जगह अनजाने में लेफ्ट मुड़ जाता है। उसे एहसास भी नहीं होता। वो एक रूम का दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है और बिना देखे सीधे बेड पर लेट जाता है। थकान और दर्द के बीच उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। एंड चैप्टर 13 समाप्त। चैप्टर 14। दूसरी तरफ जब आरव बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि शायद मयंक वापस आ गया होगा। वो आदतन नजर दौड़ाता है, लेकिन कमरा खाली होता है। आरव एक लंबी सांस लेता है, फिर चुपचाप आईने के सामने आकर अपने कपड़े बदलने लगता है। आईने में खुद को देखते हुए उसकी नज़र बार बार अपने होठों पर चली जाती है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है। वो झटके से अपना माथा झटकता है। मुझे उससे कुछ दिनों तक दूर रहना चाहिए, वो खुद से बुदबुदाता है। शायद तभी मैं अपनी फीलिंग्स समझ पाऊं। इतना सोचकर वो हॉस्टल से बाहर निकलता है, कार में बैठता है और सीधे अपने घर की ओर बढ़ जाता है। करीब आधे घंटे बाद उसका पैलेस नजर आने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ता है, एक नौकर सफेद यूनिफॉर्म में आगे आकर सम्मान से सलाम करता है। साहब, स्वागत है। आरव बिना कुछ बोले सीधे अंदर चला जाता है। पूरा पैलेस रोशनी से भरा हुआ था, लेकिन आरव किसी से रुके बिना सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। वो बेहद थका हुआ था। घड़ी रात के 1 बजा चुकी थी। कमरे की लाइट भी ऑन नहीं करता, सीधे बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ ही देर में नींद की आगोश में चला जाता है। कुछ देर बाद आरव खुद को एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ पाता है। वो किसी की गोद में लेटा हुआ है। धीरे धीरे चेहरा साफ होता है। वो कोई और नहीं, मयंक होता है। दोनों बहुत करीब बैठे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मयंक अपने हाथों से आरव के बालों को सहला रहा होता है। आरव का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। मयंक धीरे धीरे झुकता है, जैसे उसे चूमने वाला हो। बस तभी आरव झटके से जाग जाता है। वो हाँफ रहा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। पसीने से पूरा चेहरा भीग चुका था। वो इधर उधर देखता है। वो अपने ही बेड पर था। घड़ी पर नजर जाती है। सुबह के 4 बज रहे थे। मैं ऐसा सपना कैसे देख सकता हूँ? वो खुद से बड़बड़ाता है। एक हाथ अपने सिर पर रखता है, तभी उसका दूसरा हाथ कंबल के अंदर किसी नर्म चीज से टकराता है। आरव ठिठक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है। वो हल्के से हाथ हिलाता है। अचानक उसे एहसास होता है कि ये कोई तकिया नहीं है। वो धीरे से कंबल हटाता है और उसकी आंखें चौड़ी की चौड़ी रह जाती हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो धीमी आवाज में बोल पड़ता है, लेकिन सामने वाला शख्स सो रहा था। आरव की नज़र धीरे धीरे उसके चेहरे से नीचे जाती है और वो पूरी तरह सन्न रह जाता है। मयंक गहरी नींद में था। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि इस वक्त कोई आ सकता है। नींद में आराम पाने के लिए उसने अपने ऊपर का कपड़ा हटा रखा था। सच उसके सामने था। आरव झटके से पीछे हटता है। हे भगवान! वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है। तो इसलिए मेरी सारी फीलिंग्स इतनी कंफ्यूज थी। उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। मयंक लड़की है, उसे अब सब समझ आने लगता है। तभी उसे प्रियांशु का ख्याल आता है। प्रियांशु, शायद वही उसे यहाँ लेकर आया होगा। वो पूरा कंबल हटाता है और बहुत सावधानी से मयंक को अपनी बाहों में उठा लेता है। धीरे धीरे बाहर निकलता है, गेस्ट रूम का दरवाजा खोलता है और मयंक को वहां बेड पर सुला देता है। जैसे ही वो उठने लगता है, मयंक नींद में आरव का हाथ पकड़ लेता है। पकड़ काफी मजबूत थी। आरव एक पल के लिए रुक जाता है। अगर जोर लगाया
तो उसकी नींद टूट सकती थी। वो बहुत धीरे से अपना हाथ छुड़ाता है। कमरे से बाहर निकलने से पहले वो झुकता है और मयंक के माथे पर हल्का सा चुंबन रखता है। फिर सीधा होकर हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाता है, तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया था आरव को बेवकूफ बनाने का, लेकिन अब मैं सब जान चुका हूँ। वो आखिरी बार मयंक को प्यार से देखता है। अब तुम सिर्फ मेरी हो। बालों को हल्का सा झटकते हुए वो कमरे से बाहर निकलता है, अपने कमरे में लौटता है और इस बार एक अलग ही मुस्कान के साथ फिर से सो जाता है। अगली सुबह कमरे में हल्की सी धूप छनकर आती है। पर्दे के किनारे से आती रोशनी सीधे मयंक के चेहरे पर पड़ती है। मयंक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। नींद अभी भी पलकों पर टिकी हुई थी। वो बिस्तर पर करवट बदलते हुए हल्की सी अंगड़ाई लेता है। फिर उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी घड़ी पर पड़ती है। अरे 7 बज गए, वो खुद से बुदबुदाता है। अब उठना ही पड़ेगा। वो बिस्तर से उठकर अपने कपड़ों को ठीक करता है, बालों पर हाथ फेरते हुए उन्हें हल्का सा संवारता है और सीधे फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो वापस कमरे में आता है तो उसे कपड़ों की ज़रूरत महसूस होती है। वो अलमारी खोलकर देखता है, अंदर करीने से कुछ कपड़े रखे हुए होते हैं। मयंक पल भर के लिए हैरान रह जाता है, क्योंकि सारे कपड़े बिल्कुल उसके साइज के थे। ये सब मेरे लिए, वो मन ही मन सोचता है। वो एक ब्लैक कलर की शर्ट निकालता है, सिंपल लेकिन काफी क्यूट। नीचे के लिए एक अच्छी सी पैंट। कपड़े लेकर वो फिर से बाथरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद नहा धोकर पूरी तरह फ्रेश होकर वो अच्छे से रेडी होता है। आईने में खुद को देखता है और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। फिर वो कमरे से बाहर निकलता है। जैसे ही वो कॉरिडोर में आगे की ओर बढ़ता है, अचानक पीछे से किसी का जोरदार धक्का लगता है। संतुलन बिगड़ जाता है। मयंक तुरंत दीवार का सहारा लेता है। उसी पल वो सामने देखता है, एक लड़की भी उसी धक्के की वजह से गिरने ही वाली थी। बिना एक पल सोचे मयंक आगे बढ़ता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है, हल्के से अपनी तरफ खींच लेता है। अगले ही पल वो लड़की सीधे मयंक की बाहों में आ गिरती है। कुछ सेकंड के लिए वक्त जैसे थम सा जाता है। कॉरिडोर में पूरा सन्नाटा। लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसने मिकी माउस प्रिंट की टी शर्ट पहनी हुई थी और नीचे शॉर्ट्स। बाल थोड़े बिखरे हुए, बड़ी बड़ी मासूम आंखें और उम्र लगभग 16 साल। जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो किसी लड़के की बाहों में है, वो एकदम सन्न रह जाती है। और जब उसकी नज़र मयंक के चेहरे पर पड़ती है तो उसका दिल अजीब सी तेज धड़कन लेने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कानों में कहीं दूर से वायलिन की मीठी धुन बज रही हो। मन के किसी कोने से एक आवाज उभरती है, दोस्तों तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तभी मयंक की शांत आवाज उसके कानों में पड़ती है, हेलो आर यू ओके। लड़की एक झटके में अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। उसके गाल एकदम लाल हो जाते हैं। वो तुरंत मयंक से अलग हो जाती है। कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से प्रियांशु की आवाज आती है, क्या रेडी हो गया आप मयंक। मयंक मुस्कुराकर प्रियांशु की तरफ देखता है। हाँ, उसी वक्त प्रियांशु की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। आकांक्षा, तू यहाँ क्या कर रही है। चुड़ैल कार्टून बिना ठीक से फ्रेश हुए बाहर घूम रही है। लड़की जिसका नाम आकांक्षा था, आरव और प्रियांशु की छोटी बहन, गुस्से से प्रियांशु को घूरती है। प्रियांश मजाक में उसके बाल बिगाड़ देता है। आकांक्षा झटके से उसका हाथ हटाती है। तुम तमीज से लड़कियों से बात करना कब सीखोगे, दिमाग खराब कर रखा है। और मैं चुड़ैल हूँ तो तू क्या है, डेविल शक्ल वाला मॉन्स्टर। प्रियांशु कुछ बोलने ही वाला था कि आकांक्षा जोर से पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। चलते चलते मन ही मन बड़बड़ाती है, मेरा बेवकूफ भाई, इसीलिए इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर अचानक उसके दिमाग में मयंक का चेहरा उभर आता है, पर इसका दोस्त। वो खुद से कहती है, कितना हैंडसम है यार। उसके चेहरे पर सी मुस्कान आ जाती है, काश मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता। वो अपने कमरे में जाती है, अलमारी खोलती है और एक ग्रीन कलर की कुर्ती निकालती है। खुद से बोलती है, आज इंडियन आउटफिट में ही अच्छी लगूंगी। उधर
मयंक और प्रियांशु सीधे सीढ़ियां उतरते हुए नीचे लिविंग हॉल की ओर बढ़ते हैं। लिविंग हॉल में सुबह की हल्की धूप फैली हुई थी। खिड़की के पास दो बुजुर्ग आराम से बैठे थे। एक के हाथ में अखबार था जिसे वो ध्यान से पढ़ रहे थे, दूसरे के हाथ में गर्म चाय का कप जिसकी भाप हल्की हल्की उठ रही थी। दोनों आपस में किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही प्रियांशु की नज़र उन पर पड़ती है, वो खुशी से आवाज लगाता है, दादी गुड मॉर्निंग। दादी की नज़र अपने पोते पर पड़ते ही उनका चेहरा खिल उठता है। वो तुरंत मुस्कुराते हुए बाहें फैला देती हैं। आ जा मेरे पोते, गले मिल। प्रियांशु दौड़ते हुए दादी के पास जाता है और उनसे गले मिल लेता है। फिर प्यार से उनके गाल पर एक किस कर देता है। तभी दादाजी अपने हाथ में पकड़ी छड़ी से प्रियांशु के पीछे हल्की सी मार लगाते हैं। कितनी बार कहा है मेरी बीवी से दूर रहा कर। प्रियांशु तुरंत दर्द का नाटक करते हुए बोलता है, अरे दादाजी, इतने साल आप ही तो पास रहे हो, थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ दो। ये सुनते ही दादाजी फिर से छड़ी उठा लेते हैं। अबे हट। प्रियांशु हंसते हुए फटाफट पीछे हट जाता है। ठीक है, आपकी बीवी आपकी ही रहेगी। पूरा माहौल हंसी से भर जाता है। फिर प्रियांशु मयंक का हाथ पकड़ता है और उन्हें आगे लाते हुए कहता है, दादाजी, ये मेरे दोस्त हैं, मयंक। मयंक तुरंत आदर से झुककर दादाजी को प्रणाम करता है। नमस्ते दादी जी। नमस्ते दादाजी। दादी का नाम मधुबाला था और दादाजी का दिलीप जी। दादी मयंक को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखती हैं, फिर मुस्कुराकर कहती हैं, अरे तू तो बड़ा पतला दुबला है, एकदम लड़की जैसा। वो हंसते हुए अपने पास बैठने का इशारा करती हैं। यहाँ बैठ जा, तुझे अच्छे से खिलाऊंगी। मयंक हल्की सी शर्म के साथ मुस्कुराता है। दादी, मैं खाता पीता हूँ पर शरीर पर लगता ही नहीं। दादी जोर से हंसती हैं। कोई बात नहीं, मेरे हाथ के लड्डू खा ले, झट से मोटा हो जाएगा। मयंक हंसते हुए कहता है, पक्का खाऊंगा दादी। उसी वक्त मयंक की नज़र दादाजी के हाथ में पकड़े अखबार पर पड़ती है। वो ध्यान से देखता है। अखबार में शतरंज से जुड़ा एक आर्टिकल छपा हुआ था। मयंक समझ जाता है। वो सम्मान से पूछता है, दादाजी, आपको शतरंज बहुत पसंद है? दादाजी अपना चश्मा उतारते हैं और मयंक को गौर से देखते हैं। हाँ, मुझे भी। मयंक मुस्कुराकर कहता है, क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलेंगे? दादाजी हंसते हैं, मुझसे खेलोगे? हार जाओगे बच्चे। मयंक पूरे आत्मविश्वास से कहता है, नहीं, मैं नहीं हारूंगा। दादाजी उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर मुस्कुरा देते हैं। अगर मैं जीत गया तो? मयंक हंसते हुए जवाब देता है, मैं आपको दादी के साथ डेट पर भेजूंगा, खर्चा मेरा। ये सुनते ही दादाजी की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं। थोड़ी ही देर में शतरंज की बिसात लिविंग हॉल में रख दी जाती है। प्रियांशु मयंक के कान में धीरे से फुसफुसाता है, मेरे दादाजी बहुत बड़े मास्टर हैं। मयंक भी धीरे से मुस्कुराकर कहता है, डोंट वरी, तेरा दोस्त भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। गेम शुरू होता है। करीब 10 मिनट तक दोनों जबरदस्त चालें चलते हैं। पूरा हॉल शांत हो जाता है और आखिरकार मयंक गेम जीत जाता है। दादाजी कुछ पल तक बिसात को देखते रहते हैं, फिर कुछ नहीं बोलते। तभी पीछे से एक दमदार आवाज आती है, पापा, आप हार गए इतने यंग लड़के से। ये आवाज थी आरव के पिता कायम राठौर की। दादाजी मुस्कुराकर कहते हैं, बहुत अच्छा खेला मयंक। बेटा, मैं तो तुमसे इम्प्रेस हुआ। मयंक भी स्माइल करता है और कहता है, फिर दादाजी आपने मुझे पूरी तरीके से टक्कर दिया है। और फिर दोनों जाने एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। दादाजी को मयंक का नेचर बहुत पसंद आया था। वो मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे मयंक से ट्रेनिंग लेनी होगी। दादी भी आगे बढ़कर कहती हैं, बेटा, कुछ दिनों के लिए तुम यहीं रुक जा। प्रियांशु भी फौरन साथ देता है, रुक जा यार। मयंक मन ही मन सोचता है, कम से कम कुछ दिनों तक आरव की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। वो मुस्कुराकर कहता है, ठीक है दादी, मैं रुक जाऊंगा। दादी खुशी से बोलती हैं, पक्का प्रॉमिस?
मयंक उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, पक्का वाला प्रॉमिस। मयंक उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, पक्का वाला प्रॉमिस। सब जोर से हंसने लगते हैं और शतरंज का अगला गेम फिर से शुरू हो जाता है। एंड चैप्टर 14 समाप्त। चैप्टर 15। 4-5 मैच हो चुके थे। कभी दादाजी जीत जाते तो कभी मयंक। शतरंज की बिसात पर दोनों की चालें तेज थीं और चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे उम्र का फर्क ही मिट गया हो। तभी किचन से एक महिला की आवाज आती है। वो थी आरव और प्रियांशु की मम्मी। अब बस भी कीजिए आप लोग, नाश्ते का टाइम हो गया है। सब लोग गेम वहीं छोड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं। मयंक और प्रियांशु एक साइड बैठते हैं, दादाजी सामने वाली कुर्सी पर, उनके बगल में दादी, दूसरी तरफ कायम जी बैठते हैं और उनके पास उनकी पत्नी की कुर्सी खाली थी। आरव की मम्मी खाना लगवाने ही वाली थी कि तभी उनकी नज़र सीढ़ियों से उतरती किसी पर पड़ती है। वो एकदम रुक जाती हैं। तुम कौन हो? सीढ़ियों से उतर रही आकांक्षा ये सुनकर चौंक जाती है। मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे नहीं पहचान रही? वो थोड़ा नाराज, थोड़ा शर्मिंदा बोलती है। तभी दादी की नज़र उस पर पड़ती है। दादी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। अरे आकांक्षा बेटा, तू तो बहुत प्यारी लग रही है, इधर आ। दादी के पास आकांक्षा हल्की सी मुस्कुराती है। उसकी नज़र अनजाने में मयंक से टकरा जाती है। मयंक भी उसे देख रहा था। आकांक्षा की गालों में हल्की सी लाली छा जाती है और वो जल्दी से दादी के पास चली जाती है। दादी उसके कान के पीछे काजल लगाते हुए कहती हैं, किसी की बुरी नज़र न लगे, कितनी सोनी लग रही है मेरी पोती। तभी प्रियांशु अपनी आदत के मुताबिक बोल पड़ता है, अरे चुड़ैल, आज ये मेकअप क्यों और भी डरावनी लग रही है। आकांक्षा गुस्से में उसकी तरफ देखती है और फिर अपने पापा कायम जी की तरफ मुड़ जाती है। पापा देखो, ये मुझे हमेशा परेशान करता है। कायम जी तुरंत प्रियांशु को डांटते हैं। ये क्या तरीका है, छोटी बहन है तेरी। फिर वो आकांक्षा को गले लगाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, बड़ा भाई है, थोड़ा बदमाश है। आकांक्षा उनके गाल पर किस करती है, फिर दादाजी और दादी को भी। इसके बाद वो आकर मयंक के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। मयंक उसकी तरफ हल्की सी मुस्कान पास करता। उसी पल आकांक्षा की धड़कन तेज हो जाती है। नाश्ता लग चुका था, सब लोग खाना शुरू ही करने वाले थे कि तभी सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज़ आती है। ओह, सबने मेरे बिना ही नाश्ता शुरू कर दिया। ये आवाज़ मयंक के कानों में पड़ते ही उसका हाथ रुक जाता है। जो निवाला मुंह तक जा रहा था वही रुक जाता है। वो धीरे से ऊपर देखता है। सीढ़ियों से आरव उतर रहा था। मयंक तुरंत अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा लेता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। प्रियांशु हैरान होकर बोलता है, भाई आज घर कैसे? फिर वो मयंक की तरफ देखकर है, जो मयंक प्रियांशु को घूर घूर कर देख रहा था। प्रियांशु अपना बच्चे जैसा चेहरा बना लेता है और फिर प्रियांशु मन ही मन कहता है, आज भाई घर आ जाएंगे, मुझे पता ही नहीं था और भैया के बारे में कुछ क्लियर भी नहीं किया मयंक से। ओह शिट, मयंक मुझे छोड़ेगा नहीं। आरव की नज़र धीरे धीरे मयंक पर जाती है। मयंक प्रियांशु को घूर रहा था। आरव सामने वाली कुर्सी पर बैठता है, सबको गुड मॉर्निंग कहता है। दादाजी बोलते हैं, अरे आरव बेटा कब आया, हमें बताया भी नहीं। दादा, मैं कल रात ही आया था, आरव जवाब देता है। मम्मी प्यार से उसे डांटते हुए कहती हैं, मुझे बताना चाहिए था ना, कुछ खाया था या नहीं? आरव मुस्कुराकर उनके गाल पर किस करता है। मम्मी, खा लिया था, लेकिन मम्मी जानती थी, नाटक मत कर, चल जल्दी नाश्ता कर। इस सबके बीच मयंक का मन बिल्कुल अशांत था। कल रात का आरव की नज़दीकियां सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। तभी उसे अपने पैरों पर किसी का स्पर्श महसूस होता है। वो चौंक जाता है, धीरे धीरे से नीचे देखता है। आरव का पैर, जो जानबूझकर उसके पैर से टकरा रहा था। मयंक पैर हटाता है, लेकिन फिर वही हरकत। वो आरव की तरफ देखता है। आरव उसे देखकर एक आंख मारता है और हल्की सी मुस्कान देता है। मयंक का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। मन ही मन बुदबुदाता है, हे भगवान, पूरी फैमिली के सामने भी इसे शर्म नहीं आती। दादाजी तभी बोलते हैं, मयंक तुम रोज मेरे साथ शतरंज खेलोगे, मुझे तुम्हारी चालें देखनी हैं। मयंक मजबूर सी मुस्कान के साथ हाँ कर देता है। दादी को दिया वादा याद आ जाता है, 1 हफ्ते यहाँ रुकने का। वो नज़र उठाकर देखता है, आरव अब भी उसे देख रहा था। आरव अपने होठों पर उंगली रखकर हल्का सा इशारा करता है।
मयंक की धड़कन और तेज हो जाती है। मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये सवाल उसके दिल में गूंजने लगता है। चैप्टर 16 समाप्त। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक एक लाइक और कमेंट हमें आगे और भी अच्छी कहानियाँ लाने की मोटिवेशन देता है।